जम्मू के लोगों को मोदी जी के ऊपर बहुत विश्वास है, लेकिन कब तक जम्मू के लोग जो हैं वो मोदी जी की तरफ देखेंगे? जम्मू के लोग तंग पड़ गए हैं ये सुन सुन के। मेरे होंदे चिंता नहीं करनी। रमन भल्ला जी गांधीनगर के लीडर, कविंदर गुप्ता जी जानीपुर के लीडर, आजकल गांधीनगर में जाके बैठे, ये सिर्फ फीते काटने वाले लीडर हैं। महबूबा मुफ्ती जी ने कहा कि जम्मू हैज़ नो लीडर एंड जम्मू हैज़ फेल्ड टू प्रोड्यूस द लीडरशिप। और उसी जलसे में, उसी डायस पे प्रोफेसर निर्मल सिंह साहब बैठे हुए थे और खामोशी से उन्होंने इस बात को सुना। तो रविंदर रैना जी ने कहा कि हम उखाड़ फेंकेंगे इन टोल प्लाजास को। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने ख़त लिखा है गडकरी जी को और बहुत जल्दी जम्मू वालों को एक खुशखबरी हम सुनाई देंगे। लेकिन एक टोल प्लाज़ा के कितने टोल प्लाज़ा लग गए वो आपके सामने है। जब से सेंटर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप बताइए आपने जम्मू के लिए क्या किया? तो कंज्यूमर कहता है अगर मुझे एक ही स्टोर में मुझे हर एक चीज़ मिलेगी और सस्ते दामों से मिलेगी, ठीक है, फिर उसमें बुराई क्या? हमारी प्रोटेक्शन क्या थी? हमारी जो प्रोटेक्शन थी 35A। 35A हमें प्रोटेक्शन देता था हमारे अपने लोकल लॉज को। मुझे लगता है 2 बरसियाँ हो गई हैं, 2020 भी और 21 भी। 5 अगस्त की 2 बरसियाँ मुझे लगता है हमने मनाई हैं। लेकिन एक आम आदमी से अगर आप पूछें जो जम्मू में, वो ये चीज़ ज़रूर कहता है कि कहीं ना कहीं वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। नमस्कार, NH1 न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रंजीत ठाकुर। आर्टिकल 370 और 35A को जम्मू कश्मीर से हटाए हुए अब 15 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है। इस लंबे अंतराल में जम्मू कश्मीर में अलग अलग गतिविधियां हुई, पॉलिटिकल चेंजेस आई। यहाँ पर जो भी चेंजेस आई वो आपके सामने हैं। और आर्टिकल 370 हटने से पहले जो आशंकाएं जो जताई जा रही थी, खासकर एक तबके से, कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से नई चेंजेस आएंगी, जम्मू को ज़्यादा असर होगा, कश्मीर को कम होगा, कश्मीर को ज़्यादा होगा, जम्मू को कम होगा, इस तरीके की आशंकाएं जो पहले उठाई जा रही थी वो अब कहीं ना कहीं ज़मीनी सतह पर उनका असर दिख रहा है। और आने वाले वक्त में ये कितना मुद्दा जो है आगे गहराता है, उस सब पर आज चर्चा होगी। हमारे साथ हैं जम्मू कश्मीर के जाने माने सोशल एक्टिविस्ट और एडवोकेट शेख शकील जी। ये बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, अपनी बात खूब अच्छे तरीके से जानते हैं। सर, आप बताइए, कई बार आपने मुद्दा जो है ये धारा 370 हटने से पहले भी उठाया था और जम्मू कश्मीर के अलग अलग मुद्दे आप जो हैं बहुत ही बेबाकी से उठाते हैं, इसीलिए आज हम आपसे बात करने के लिए आए हैं। क्या लगता है, क्या चेंजेस आई हैं जो खासकर इस समय आप देख रहे हैं? देखिए, पोस्ट एब्रोगेशन जो 35A और 370 की अगर हम बात करें, अगर आप इसका एक डीपर एनालिसिस करें कि कोशिश तो ये थी कि जिस तरीके के ख्वाब लोगों को दिखाए गए वो ये था कि विकास करना है जम्मू कश्मीर का, जम्मू कश्मीर से करप्शन का खात्मा करना है। और ये भी प्रोजेक्ट किया गया कि जम्मू कश्मीर में पिछले 70 सालों में विकास हुआ ही नहीं, ठीक है। और पार्लियामेंट में जो अमित शाह जी की जो तकरीर है, अगर आप हिस्ट्री के पन्नों में देखें 5 अगस्त 2019 की, तो उन्होंने 2 वजूहात बताई थी। एक ये कि जम्मू कश्मीर में उलगावात है और दूसरा जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार। आप जम्मू में पर्टिकुलरली मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि जम्मू के लोगों ने, आपको मालूम है नेशनलिस्ट सोच रखते हैं जम्मू के लोग, तिरंगे के मानने वाले हैं। तो जम्मू में जो यकीन दहानी करवाई गई वो ये करवाई गई कि मतलब दूध की नहरें जो हैं वो जम्मू में बहेंगी, जम्मू के पर्यटन का विकास होगा, जम्मू के व्यापारी जिसे कहते हैं कि उनका फ़ायदा होगा। और जम्मू को कहा गया कि एक एजुकेशन की हब बनेगी, जम्मू में हैवी इंडस्ट्री आएगी, यहाँ बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आएंगे और इंडस्ट्रियल हाउसेस यहाँ पे खुलेंगे। मुझे लगता है 2 बरसियाँ हो गई हैं, 2020 भी और 21 भी। 5 अगस्त की 2 बरसियाँ मुझे लगता है हमने मनाई हैं। मैंने जम्मू में कोई यहाँ पे लोगों को चरागाह करते हुए नहीं देखा। मैंने जम्मू में कोई
लोगों को ढोल बजाते हुए नहीं देखा कि पोस्ट एब्रोगेशन के बाद कि कोई खुशहाली की बात हो या लोगों ने यहाँ पे सेमिनार किया हो, माँ सिवाय चंद पॉलिटिकल ग्रुप्स जिनका ये पॉलिटिकल एजेंडा था, एंड दे हैव ए राइट टू कैरी देयर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड पॉलिटिकल जो भी उनका मैनिफेस्टो था इलेक्शन का। लेकिन एक आम आदमी से अगर आप पूछें जो जम्मू में, वो ये चीज़ ज़रूर कहता है कि कहीं ना कहीं वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। आज जो सबसे बड़ा मुद्दा मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, किसी भी रियासत या किसी भी राज्य के कुछ रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि उसके दरिया होते हैं, उसके जंगलात होते हैं, उसके मिनरल्स होते हैं। इसी तरह अगर वहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, उससे उस रियासत की इकॉनमी रन होती है। आज सबसे बड़ी बात वो ये है कि जो हमारी अर्स्टवाइल रियासत के जो रिसोर्सेज थे, उन रिसोर्सेज पे आज बाहरी लोगों का कब्ज़ा हो चुका है। चाहे आप माइनिंग की बात करें, चाहे आप लिकर ट्रेड की बात करें, चाहे बड़े बड़े ठेकों की बात करें, बड़े बड़े पुल बनाने हैं या बड़ी बड़ी सड़कें बनानी हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कीजिए, किसी भी चीज़ को आप बात करें, आज हमारे जो रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज के ऊपर मैं ये कहूँगा कि जो आउटसाइड JNK के लोग हैं, वो लोग जो हैं हावी हो चुके हैं। इससे हुआ क्या है? देखिए, आज अगर उधमपुर में भी माइनिंग हो रही है, जो माइनिंग ब्लॉक्स हैं, अगर मेंढर में भी माइनिंग हो रही है, पुंछ में भी हो रही है, मैक्सिमम वो लोग हैं जो जम्मू कश्मीर से बाहर के लोग हैं। यहाँ पे आपने देखा कि लिकर ट्रेड के साथ बहुत फैमिलीज़ पिछले कई सालों के साथ लोग जुड़े हुए थे इससे, ठीक है। इसी तरह जम्मू में बार्स जो हैं, काफ़ी देर से यहाँ पे बार्स का भी एक बिज़नेस है, जिससे यहाँ पे इकॉनमी और जिससे सरकार को बहुत सारे टैक्सेस आते हैं, बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट होता है। आपने देखा कि जम्मू की जनता ने सबसे पहले तो रेजिडेंशियल एरियाज़ में लिकर के लिए भी प्रोटेस्ट किया, किसी ने कोई बात नहीं सुनी। इसके बाद जो पिछले कई सालों से लिकर ट्रेड को रन कर रहे थे, हाउ दे वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर लाइवलीहुड, किसी ने कोई किसी की बात नहीं सुनी। और आपको मालूम है कि मैक्सिमम ठेके जो हैं वो पंजाब के लोगों को मिले, बाहर के लोग यूपी के लोगों को भी मिले, ठीक है। और जम्मू कश्मीर में डमी फेसिस को खड़ा किया गया। तो क्या आपको लगता है कि अभी जिस तरीके का माहौल है, अभी आपने देखा जम्मू बंद था 23 सितंबर को और लोगों ने खुलकर सपोर्ट किया, किसी ने किसी को फोर्स नहीं किया कि आप दुकानें बंद रखें, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अभी बहुत जल्दी है या लोगों को समझ आने लगी है कि नई नई चीज़ें चेंज हो रही हैं? देखिए, एक तो कुछ चीज़ें नेचुरल हैं कि बदलाव हो रहा है जिसे कहते हैं, ठीक है। अब आप देखिए, एक आर्गूमेंट ये भी दिया जा रहा है कि विकास बहुत हुआ है, ठीक है। जम्मू में IIT आ गया है, जम्मू में IIM आ गया है, जम्मू में और बड़े इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं। जो लोग ये फैक्ट्स सामने रखते हैं, मेरा उनसे एक ही सवाल है, वो लोग जो कि वोटरी हैं, जो कहते हैं कि जम्मू में IIT खुल गया, जम्मू में मेरा उनसे एक ही सवाल है, आप मुझे ये चीज़ बताइए कि IIT में और IIM में कितने स्टूडेंट्स हमारे जम्मू के हैं, कितने कश्मीर से हैं, कितने लद्दाख से हैं, और IIT और IIM की फैकल्टी में हमारे जम्मू कश्मीर का कितना शेयर है। एंड आई एम शेयरिंग विद डीप सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एट माई कमांड, not even a single faculty is from JNK। और अगर आप परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स की निकालेंगे, मुझे नहीं लगता 1-2% से भी कोई ज़्यादा, अब वैसे तो मुझे लगता होंगे ही नहीं। आप मुझे बताइए कि अगर इतनी बड़ी ज़मीन जम्मू कश्मीर की, इतने बड़े रिसोर्स जम्मू कश्मीर के इस्तेमाल हुए, क्या हमारे बच्चों का कोई एडिशनल इंसेंटिव नहीं होना चाहिए? क्या यहाँ पे फैकल्टी में या नॉन गेस्टेड स्टाफ में क्या जम्मू कश्मीर के लोगों का कोई शेयर नहीं होना चाहिए?
लेकिन नाम है IIT जम्मू, IIM जम्मू, लेकिन रिसोर्सेज हमारे इस्तेमाल हो रहे हैं, ज़मीन हमारी इस्तेमाल हो रही है, लेकिन हमारा हक कोई नहीं। वही बात मेरे घर के सामने तवी है जहाँ से माइनिंग हो रही है, लेकिन मैं वहाँ से रेत की एक कढ़ाई उठा नहीं सकता, वो गुरदासपुर वाला उठा रहा है, ठीक है, वो हरियाणा वाला उठाएगा, लेकिन मुझे कोई हक नहीं है। मेरे सामने दूध की नदियाँ बह रही हैं, लेकिन मैं दूध वहाँ से ले नहीं सकता। हमारी ये हालत हो चुकी है। एक चीज़ मैं आपको बार बार कहूँगा, देखिए, एक जो माहौल जो जम्मू में और कश्मीर में, मुझे कश्मीर का इतना मालूम नहीं है, लेकिन जम्मू में जो एक लोगों में फीलिंग बढ़ती जा रही है कि जो हमारे अपने रिसोर्सेज थे, हमारे अपने रिसोर्सेज हमारे हाथों से एक करके निकलते जा रहे हैं, और उन रिसोर्सेज का फ़ायदा किसको होता जा रहा है? बाहर के लोगों को होता जा रहा है। हालांकि देखिए, हमारी प्रोटेक्शन क्या थी? हमारी जो प्रोटेक्शन थी 35A, 35A हमें प्रोटेक्शन देता था हमारे अपने लोकल लॉज को, ठीक है, लेकिन जब से वो कवच उठा है, देखिए, अब आज आके डिबेट, फिर आप देखिए, अभी आप ये जो वॉलमार्ट्स की बात चली है, जो वहीं पे मैं आने वाला था, क्योंकि ये मसला आपने देखा बड़े दिनों से गरमाया हुआ है। CCI वालों ने भी खुल के बोला कि नहीं, हम नहीं मानेंगे, मगर आज भी आप देखेंगे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे उमर अब्दुल्ला साहब का ट्वीट चल रहा है। जब अपनी सरकार में एज ए CM उन्होंने जम्मू में, आपने देखा होगा, आउटलेट्स को ओपन किया था। अब वो कह रहे हैं, वो लोग जो लोग इस समय सियासत में हैं, जो इस समय पावर में हैं, वो कह रहे हैं कि हिपोक्रेसी नहीं है तो क्या, आप खोलें तो ठीक, हम खोलें तो। देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा है एक बात, आपको एक बड़ी बैलेंस्ड अप्रोच रखनी पड़ेगी। एक जो आर्गूमेंट है, काउंटर आर्गूमेंट जिसे कहते हैं, ठीक है, अगर आप ग्राहक के, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें, तो कंज्यूमर कहता है अगर मुझे एक ही स्टोर में मुझे हर एक चीज़ मिलेगी और सस्ते दामों से मिलेगी, ठीक है, फिर उसमें बुराई क्या है? आप देखिए, पहले सरकार एजुकेशन प्रोवाइड करती थी, लेकिन आज आप देखिए एजुकेशन मोस्टली जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो दे रहे हैं, ठीक है। और आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि जो हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वहाँ तो विद ड्यू रिस्पेक्ट आई विल से, वहाँ तो सिटी में आप जाके एनरोलमेंट देख लीजिए, या तो बेचारे वो लोगों के बच्चे हैं जो काफ़ी ज़मीनी सतह के लोग हैं, या जो हमारे डोमेस्टिक हेल्प हैं, ठीक है, और जो थोड़ा बहुत अफोर्ड कर सकता है वो चाहता है कि अपने बच्चे को किसी प्राइवेट एकेडमी में पढ़ाया जाए। एक चीज़, लेकिन मैं जो आपसे लार्जर इशू डिस्कस कर रहा हूँ, मेरा लार्जर इशू ये है कि जो हमारे अपने रिसोर्सेज हैं जम्मू कश्मीर के, जिस तरीके से हमारे अपने रिसोर्सेज जो हैं वो बाहर के लोगों के पास जा रहे हैं, वो एक चिंता का एक विषय है। और दूसरी बात आप देखिए, अगर यहाँ पे होटल इंडस्ट्री है एक बहुत बड़ी, आप देखिए 65-70 के करीब हमारे पत्नीटॉप के होटल्स हैं, आप जाके उनकी हालत देख लीजिए। फिर उसके बाद आप हमारा एक फेमस स्पॉट है सनासर, आप सनासर की सड़क की हालत देख लीजिए। मैं उन लोगों के नोटिस में ये चीज़ें ला रहा हूँ जो पिछले 40-50 साल से जम्मू के साथ भेदभाव और डिस्क्रिमिनेशन की सियासत करते थे। आप अपना रिपोर्ट कार्ड जो है वो जम्मू के सामने पेश कीजिए कि आप लोगों ने, जब से आप लोग पावर में हैं, जब से सेंटर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप बताइए आपने जम्मू के लिए क्या किया। आप देखिए जम्मू में एम्स खुलने जा रहा है, मैंने आपको पहले ही बताया कि व्हाट इज़ द पोजीशन एंड परसेंटेज ऑफ द जम्मू पीपल इन IIT एंड इन IIM, और यही सूरत हाल जो है वो एम्स में भी होगी, ठीक है। फिर जम्मू को क्या मिला? हम कहते हैं जम्मू को हमने सोशो इकोनॉमिक तौर के ऊपर अपलिफ्ट करना है। आप देखिए बाहर की स्टेट्स में जाकर देखिए, चाहे उड़ीसा है या वहाँ पे जितने भी सेंट्रल के इंस्टीट्यूट्स हैं या जो बिग इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ के चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि जब तक यहाँ की लोकल जनता को या लोकल बच्चों को आप एम्प्लॉयमेंट नहीं देंगे, तब तक हम ये इंस्टीट्यूशंस या ये इंडस्ट्री जो है वो नहीं चलने देंगे। लेकिन आप मुझे एक चीज़ बताइए, ऐसी कौन सी हैवी इंडस्ट्री जहाँ 50,000 या 1 लाख नौजवानों को कोई मौका मिला हो,
सिवाय जम्मू में चिनाब टेक्सटाइल मिल के, अगर आप किसी बिग इंडस्ट्री का अगर आप नाम लेंगे तो मैं आपके साथ तो पहले से चल रही ठीक है, वो तो पहले से चल रही है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि एक से एक के बाद एक जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जिस तरीके से। तो सर मेरा जो दूसरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से दरबार मूव का सिलसिला सालों साल चलता आया है और उसमें अब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने भी क्लियर कर दिया है कि ये अब चेंज नहीं होगा जिस तरीके से, और लोगों को आशाएं थी शायद कि जिस तरीके खासकर जम्मू वालों को कि भाई ये जो सिलसिला जब से टूटा है हम लोगों को और ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो क्या आपको लगता है, पर्सनल ओपिनियन क्या है? देखिए, आप मुझे एक चीज़ बताइए, जम्मू की एस्पिरेशंस क्या है? मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, ये दरबार मूव एक ज़रिया था, एक ऐसा ब्रिज था जिसमें कश्मीर के लोग जम्मू के लोगों से मिलते थे। इससे हमारा आपसी भाईचारा भी प्रमोट होता था और जम्मू की इकॉनमी चलती थी। लाखों करोड़ों रुपए की तो नमकीन चाय ही जम्मू से श्रीनगर जाती थी, क्योंकि हमारे कश्मीरी भाई नमकीन चाय काफ़ी लेते। इसी तरीके से यहाँ पे एकोमोडेशन जो थी ऑन रेंट जो है, हम कई कश्मीरी फैमिलीज़ जो हैं जिनको गवर्नमेंट एकोमोडेशन यहाँ पे नहीं मिलती थी, वो यहाँ पे प्राइवेट एकोमोडेशन जो है किराए पे लेते थे। आज मेरी सूचना ये है कि जम्मू में सूरत हाल ये है कि इम्पॉर्टेंट प्रोमिनेंट लोकेलिटीज़ में पिछले 3-3, 4-4 महीनों से लोगों के सेट खाली हैं और उनको किराएदार जो है वो दस्तयाब नहीं है। और आप मुझे एक चीज़ बताइए, जिस तरीके से हमने जम्मू के मुलाजिम जम्मू, कश्मीर के मुलाजिम कश्मीर में, तो आप मुझे एक चीज़ बताइए, क्या ये जम्मू की इकॉनमी के ऊपर एक बहुत बड़ा असॉल्ट नहीं आप समझते? आप मुझे एक चीज़ बताइए, यहाँ पे वेब मॉल कैसे चलता था? वेब मॉल चलता था कश्मीर की वजह से चलता था। अगर रुकनाथ बाज़ार में या अप्सरा रोड पे या लिंक रोड में अगर लोग शॉपिंग करते थे तो मैक्सिमम लोग विंटर में कश्मीर के लोग होते थे। तो जो लोग, चाहे वो केंद्र में बैठे हुए हैं या जम्मू कश्मीर सिविल सेक्रेटरीट में बैठे हुए हैं, जो लोग जम्मू की बात करते हैं, और सबसे बड़ी बात ये, मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, द पीपल हु आर राइट नाउ इन द सीट ऑफ पावर, ठीक है, वो कहते हैं कि हम जम्मू और लद्दाख के बारे में हमारी जो सोच है वो ये है कि इनके साथ भेदभाव हुआ है, हमने इनको अपलिफ्ट करना है, इनका जो इनजस्टिस है इसको दूर करना है। लेकिन ये कैसा इनजस्टिस दूर हो रहा है, मैं आपको साफ कह रहा हूँ, चाहे आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स का स्टांस देख लीजिए, चाहे आप रुगनाथ बाज़ार बिजनेसमैन एसोसिएशन का स्टांस देख लीजिए, आप जम्मू के किसी व्यापारी से या सिविल सोसाइटी के मेंबर से दरबार मूव के ऊपर आप उसका स्टैंड पूछ लीजिए, वो आपको यही कहेगा कि ये जम्मू के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। और मैं आपको एक थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूँ। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री थे जम्मू कश्मीर के, तो 80s में, लेट 80s में उन्होंने फैसला किया कि दरबार कश्मीर में रहेगा। आपको याद होगा कि बार एसोसिएशन जम्मू की अध्यक्षता में एक हिस्टोरिक एजिटेशन जम्मू में हुआ था और जिसकी लीड बार ने ली थी। और ये मैं आपको बता दूं, हमारे DK खजूरिया साहब उस टाइम बार के प्रेसिडेंट थे, प्रमोद कोहली साहब, लहर साहब, निर्मल कोतवाल जी के जो कद के जो वकील हैं, और कोहली साहब तो चीफ जस्टिस रिटायर हुए हैं, लहर साहब का इंतकाल हो चुका, हमारे सीनियर एडवोकेट हैं, ये लोग दरबार को जम्मू लाने के लिए मरण वर्त पे बैठे थे। और जम्मू मोर देन 60 डेज़, मुझे लगता है कि जम्मू कंप्लीट शट डाउन था जिसे कहते हैं। पूरा जम्मू एक था कि जम्मू में दरबार आना चाहिए। लेकिन आज आप देखिए कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से, ठीक है, और ये फैसला किया गया, और हर एक चीज़ की जो जवाजियत दी जा रही है, जवाजियत ये है, इसमें जी फ्रॉड होता था, इसमें जी बहुत ज़्यादा नुकसान होता था जी, एक्सपेंडिचर का क्या नुकसान। तो क्या आपको लगता है कि जो तर्क दिया जाता था कि भाई बहुत ज़्यादा यहाँ पे मिलिटेंसी थी, उसमें भी तब्दीली आई है, पत्थरबाजी में चेंजेस आई हैं, वो कहीं ना कहीं नज़र भी आता है कि कश्मीर में हालात बदले हैं, मगर जिस लेवल पर बदलने चाहिए थे और जो उम्मीद लोगों ने लगाई थी कि हम एक यूनियन टेरिटरी, उनको शायद चंडीगढ़ के साथ अपने आप को मैच करते थे, तो क्या वो कहीं ना कहीं वो सपना उनका टूटा है? दूसरा, जिस तरीके से जम्मू की लीडरशिप आजकल अपना मुंह बचा के, जब उनके सामने अगर कैमरा आता है तो वो भागते हैं, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जवाबदेही उन्हें देनी पड़ेगी? देखिए, मैं आपको एक चीज़ कहूँगा,
आज अब देखिए सक्सेसफुल जम्मू बंद हुआ। मैं समझता हूँ कि ये बंद जो था ये बड़े दिनों का जो गुबार लोगों के अंदर था, जम्मू के लोगों के अंदर, क्योंकि आपको याद होगा यही गुबार 2008 में भी आपने जम्मू के लोगों में देखा होगा। जम्मू की जनता जब जागती है तो फिर अगर ये मैंने आपको पहले कई बार मैंने भी ये पहले भी कहा कि एक बहुत ज़बरदस्त मैंडेट जम्मू की आवाम ने भारतीय जनता पार्टी को दिया। और मैं बड़े अफसोस से एक बात मैं आपको कहूँगा, जम्मू के लोगों को मोदी जी के ऊपर बहुत विश्वास है, लेकिन कब तक जम्मू के लोग जो हैं वो मोदी जी की तरफ देखेंगे। देखिए, जम्मू की नुमाइंदगी जो है वो जम्मू के लोगों ने करनी है। जम्मू के जो हकूक़ हैं, जम्मू की जो एस्पिरेशंस हैं, उसको हमारे जम्मू के लीडरों ने फुलफ़िल करना है। मोदी जी किसी रोड की ब्लैक टॉपिंग के लिए यहाँ नहीं आएंगे। अगर कहीं गांव में ट्रांसफार्मर नहीं है, हम मोदी जी को वहाँ नहीं लाएंगे या अमित शाह जी को नहीं लाएंगे। और मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, हमारी लोकल लीडरशिप जो है, इट हैज़ मिजरेबली फेल्ड टू एड्रेस द इश्यूज़ ऑफ जम्मू पीपल। बहुत लोगों को उम्मीदें थी कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है या उससे जो मुंसलिक लोग हैं ये हमारे रेस्क्यू में आएंगे, लेकिन जम्मू के लोग तंग पड़ गए हैं ये सुन के। मेरे होंदे चिंता नहीं करनी, ठीक है। आप देखिए चिंता क्यों नहीं करनी, आप मुझे एक चीज़ बताइए। आप देखिए इनके अपने पार्टी के लोगों ने, आप देखिए रविंदर रैना जी की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है सुंदरबनी, तो जब सुंदरबनी में गए वहाँ व्यापार मंडल के जो अध्यक्ष थे तो उन्होंने क्या वहाँ पे अपने जज्बात का इजहार किया, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, आप टाल लीडर्स देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी के, ठीक है, दे आर नॉट इन ए पोजीशन टू फेस द पब्लिक ऑफ जम्मू। उनके पास कोई जवाब नहीं है। क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के लिए कौन सा आपको ऐसा फेस लगता है कि जो आपको लगता है कि एक लीडर ऐसा हो जम्मू से जिसको लोग पसंद करें? जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं मोदी जी तो नहीं आएंगे, मगर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ऐसा लीडर कोई होना चाहिए, या अभी भी हम कश्मीर की तरफ ही देखेंगे? देखिए, मैं आपको बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से एक बात कहूँगा। पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी के बाद, ठीक है, गिरधारी लाल डोगरा जी के बाद, ठीक है, जम्मू ठाकुर बलदेव सिंह जी के बाद, वी हैव फेल्ड टू प्रोड्यूस ए लीडर। हमारे पास अभी एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज ओरिएंटेड लीडर है। रमन भल्ला जी गांधीनगर के लीडर, कविंदर गुप्ता जी जानीपुर के लीडर, आजकल गांधीनगर में जाके बैठे। ये सिर्फ फीते काटने वाले लीडर हैं। मैं आपको साफ बात कहूँगा, इनके बीच में यही लड़ाई रहती है कि वो फीता कौन काट गया, वो 2 लाख रुपए की सड़क, वो टाइल कौन डलवाएगा। इससे ऊपर हमारी जो लोकल लीडरशिप है ये उठ ही नहीं पाई। ये मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, इनकी आपस में इतनी डाइसेंशंस हैं, ठीक है। आप देखिए इनके मुंह से आप कभी स्टेट्समैनशिप वाला आपको फ्लेवर नज़र नहीं आएगा। ये कभी बड़ी बात नहीं करेंगे। दूसरा, आप देखिए मुफ्ती साहब बात करते थे, बॉर्डर्स को खोलने की बात करते थे, ठीक है, आपस में पीपल टू पीपल कांटेक्ट की बात करते थे। लेकिन आप इनसे एक बयान ज़रूर सुनेंगे, मार देंगे, काट देंगे, ये कर देंगे, हमला कर देंगे, ठीक है। आप देखिए अफसोस होता है, इतनी बड़ी पार्टी, वर्ल्ड की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, आप उनके फेसेस जम्मू में देखिए। मैं बड़े अफसोस से एक बात कहूँगा आपको, ठीक है, एक मुदब्बर लीडरशिप जम्मू हैज़ फेल्ड टू प्रोड्यूस पर्टिकुलरली। और आपको बड़ी मज़े से मैं एक बात बताऊँगा, महबूबा जी चीफ मिनिस्टर थे और प्रोफेसर निर्मल सिंह साहब नायब वज़ीर आला थे। शायद बसूली में कहीं पे प्रोग्राम चल रहा था। उस जलसे में महबूबा मुफ्ती जी ने कहा कि जम्मू हैज़ नो लीडर एंड जम्मू हैज़ फेल्ड टू प्रोड्यूस द लीडरशिप। और उसी जलसे में, उसी डायस पे प्रोफेसर निर्मल सिंह साहब बैठे हुए थे और खामोशी से उन्होंने इस बात को सुना। अगर जम्मू का कोई लीडर होता तो वो खड़े होकर कहते, मैडम आई कंट्राडिक्ट यू, आई एम द लीडर, आई एम ए डिप्टी चीफ मिनिस्टर, आई बिलोंग टू भारतीय जनता पार्टी, वी आर रनिंग ए कोलिशन गवर्नमेंट, योर स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। लेकिन मैं आपको यही बात कहूँगा कि जम्मू में इस वक्त हमारे पास कोई लीडर नहीं है और ना ही कोई ऐसी आवाज़ है जिस आवाज़ के पीछे जिसे कहते हैं कि लोग चले। ये लोगों का अपना गमो गुस्सा था जो आपने देखा, जिसकी वजह से एक सक्सेसफुल जम्मू बंद रहा। और सबसे बड़ी बात, आप अगर देखेंगे
जो हमारी लीडरशिप है, और पर्टिकुलरली इस टाइम अपोजिशन का एक बड़ा अहम रोल बनता है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि वो बस कोई छोटा मोटा प्रोटेस्ट वो करेंगे, है नहीं। और उसका एक मेन कारण भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जब अपोजिशन के लोग जब ये रूलिंग सरकार में थे तो इन्होंने भी जम्मू की तरफ जो ध्यान देना चाहिए था वो नहीं दिया, और उन लोगों में भी वो मॉरल करेज, वो मॉरल स्ट्रेंथ नहीं है लोगों को फेस करने की। तो अभी आप देखेंगे कि महबूबा मुफ्ती जम्मू में आई, 2-3 दिन उन्होंने निकाले, और जिस तरीके के बयान उनके रहते हैं कि भाई जो गवर्नमेंट इस समय चल रही है ये डंडे के दम पे जो है अपनी सरकार चला रहे हैं, हर जगह जो है ज़ोर ज़बरदस्ती की जा रही है। और आज का ऑर्डर भी आप देखेंगे, 6 लोगों को, जो 6 एम्प्लॉयज़ थे उनको टर्मिनेट किया, पहले भी कई एम्प्लॉयज़ को टर्मिनेट किया एज ए टेरर लिंक के हवाले से। तो क्या आपको लगता है कि ज़ोर ज़बरदस्ती की सरकार है कि कहीं ना कहीं ये कहते हैं रूल ऑफ लॉ जो है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है? देखिए, मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, इतनी फर्टाइल ग्राउंड है इस टाइम अपोजिशन के लिए काम करने की, इससे बेहतरीन मुझे नहीं लगता आपको फर्टाइल ग्राउंड मिलेगी। लेकिन अपोजिशन जो है वो काम करना नहीं चाहती। देखिए, सरकारें ऐसी होती हैं, अगर कांग्रेस की भी सरकार आएगी तो कांग्रेस भी जो है वो इसी तरह भारतीय जनता पार्टी के लोगों के ऊपर सख्ती करेगी, उनको काम नहीं करने देगी। लेकिन आप ये देखिए, लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपोजिशन में बड़ा अच्छा काम करती है, क्योंकि आपको याद होगा ये लोग मशहूर थे पत्थर मारने के लिए और प्रोटेस्ट करने के लिए, टायर जलाने के लिए। लेकिन अब बात वही आ गई है कि अब हमारे में कहते हैं कि मुर्गे दी राखी बिल्ली, तो हमारा वही हाल हो चुका है। अपोजिशन को मैं आपको फिर यही कहूँगा, जो रोल अपोजिशन का बनता है वो रोल अपोजिशन जो है वो नहीं प्ले कर रही है। और मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, ये बड़ा ही फर्टाइल सिचुएशन है किसी भी एक्टिविस्ट का या किसी भी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी का आगे बढ़कर सामने उभर कर सामने आना। और अब मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, जो मुखालफत होती है, किसी शायर ने कहा हुआ है कि मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। देखिए, जो लोग इस टाइम रूल कर रहे हैं उनको मालूम है कि वो बड़ी स्ट्रांग पोजीशन में है। क्यों स्ट्रांग पोजीशन पे है? क्योंकि उनको मालूम है उनकी अपोजिशन नहीं है। जो इश्यूज़ प्रोजेक्ट होने चाहिए वो प्रॉपरली प्रोजेक्ट नहीं हो रहे हैं, और इस टाइम दायित्व बनता है फोर्थ स्टेट का भी। नहीं, उनका ये भी कहना था ना कि जो आदमी आवाज़ उठाता है या तो उसको जेल में बंद कर देते हैं या तो वो फिर उनकी किसी और पार्टी ज्वाइन कर लेता है, ऐसा भी कुछ। देखिए, मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि जो एक लीडर होता है, ठीक है, उसको क्या पब्लिक सेफ्टी एक्ट से डर लगता है? फिर वो लीडर किस बात का हुआ? फिर उसने क्या सियासत जो है वो किस बात के लिए उसने ज्वाइन की है? ये सेवा है, ये पब्लिक सर्विस है। और अगर आपको हक की बात कहने के लिए अगर आपको जेल जाना पड़ता है, इसमें गलत क्या है? क्या लोग जानते नहीं हैं कि आप जेल क्यों गए? आपको याद होगा कई इलेक्शंस जो हैं वो जॉर्ज फर्नांडिस ने जेल के अंदर जाके जीती। मुझे फैक्ट्स मैं आपके साथ जो शेयर कर रहा हूँ, एक लीडर को क्या शर्म है जेल में जाने की? मुझे लगता है इट एड्स फेदर टू हिम अगर उसको जेल में जाना पड़ता है, ठीक है। आप अल्टीमेटली आप देखिए, आपको किस बात से डर लग रहा है कि कोई रेड हो जाएगा, इनकम टैक्स विभाग आ जाएगा? तो फिर आप एक काम कीजिए, आप खामोश रहिए फिर, ठीक है। तभी तो आप ये देखिए ना, तब्दीली क्यों नहीं आ रही है? देखिए, जब तक आप बेबाकी से, करेजियस तरीके से जब तक आप बात नहीं रखेंगे, आप मुझे एक चीज़ बताइए, इतने चैनल्स हैं, इतने जर्नलिस्ट हैं, रवीश कुमार को ही क्यों रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला? ये अवार्ड तो अर्नब गोस्वामी जी को मिलना चाहिए था, वो तो बड़ा शोर मचाते हैं। लेकिन जो लोग जनता की आवाज़ उठाते हैं, जो लोग जनता के मुद्दे उठाते हैं, जनता को मालूम है, ठीक है, वक्ती तौर पे आपकी मुखालफत भी करेंगे जनता में, ठीक है, बट लोग तो ये जानते हैं कि हु इज़ एड्रेसिंग द कोर इश्यूज़, द कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी। और मैं एक क्वेश्चन और आपसे जानना चाहता था, जिस तरीके से जितने भी मुद्दे आपने देखा होगा पिछले 6-7 सालों में लगातार उठाए गए, आपने भी बहुत से मुद्दे उठाए,
फुलफ़िल नहीं हो रहे हैं, लोगों का एंगर और बढ़ रहा है। अभी हाल की बात करें, महाराजा हरि सिंह जी का जन्मदिन था और छुट्टी की मांग कई सालों से हो रही है। गवर्नमेंट भी इन्हीं की है, सरकार सब कुछ इन्हीं का है, तो कहाँ बाधाएं हैं, कौन इन्हें रोक रहा है? बिल्कुल आपने सही कहा। जो लोग सरकार में वो भी कहते हैं कि छुट्टी होनी चाहिए, जो लोग अपोजिशन में हैं वो भी कहते हैं छुट्टी होनी चाहिए। फिर रुकावटें कहाँ पे हैं? आप मुझे एक चीज़ बताइए, यही सरकार है जब जम्मू में टोल प्लाजाज आए तो रविंदर रैना जी ने कहा कि हम उखाड़ फेंकेंगे इन टोल प्लाजाज को। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने ख़त लिखा है गडकरी जी को और बहुत जल्दी जम्मू वालों को एक खुशखबरी हम सुनाई देंगे। लेकिन एक टोल प्लाज़ा के कितने टोल प्लाज़ा लग गए वो आपके सामने है। ठीक है, एक के बाद एक आप देखिए, डोमिसाइल का इशू बना, ठीक है, हमारी आइडेंटिटी ख़त्म हो गई, डोगरा आइडेंटिटी ख़त्म हो गई। इसके बरक्स आप देखिए, लद्दाख के लोगों की आपने यूनिटी देखी, ठीक है, लद्दाख ने सक्सेसफुली अपनी लैंड को भी बचा लिया, अपने जॉब्स को भी बचा लिया और दूसरी बात यह है कि अपने स्टेट सब्जेक्ट को भी बचा लिया। लेकिन आज आप देखिए, जम्मू के लिए डेली कोई ना कोई आर्डर जो है वो दिल्ली से जारी होता है और यहाँ पे जो लोग पावर में हैं वो उसको जस्टिफाई करते हैं और फिर उसके बाद अपोजिशन उसके ऊपर शोर डालती नहीं है। शोर कौन डाल रहा है जम्मू में? शोर जम्मू में डाल रहे हैं वो लोग जिनका कोई स्वास्थ्य नहीं है। शोर कौन डाल रहा है? सुनील डिम्पल जी बोल रहे हैं। आप मुझे बताइए कितने लोग जम्मू के लिए आवाज़ उठा रहे हैं? क्योंकि जो लोग जम्मू की आवाज़ उठाते थे आज उनको गाड़ियाँ और पीएसओ मिले हुए हैं, आज उनके पास सरकारी निवास स्थान है, वो क्यों जम्मू की आवाज़ उठाएंगे? आप मुझे बताइए, जम्मू में अप्रैल और मई महीने में 40 से लेकर 50 आदमी डेली जो हैं जीएमसी से डेड बॉडीज़ निकली हैं। आप समझते नहीं कि अगर भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन में होती तो कितने टायरों को आग लगनी थी और जम्मू की क्या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होनी थी, ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि जो लोग जम्मू की आवाज़ बुलंद करते थे, क्योंकि आज वो ड्राइविंग सीट के ऊपर हैं, तो जो भी जम्मू के हक़ के ख़िलाफ़ बात हो रही है वो उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। तो आम आदमी, मेरा लास्ट आपसे रहेगा, कंक्लूजिंग कमेंट्स में जानना चाहूँगा आपके कि लास्ट में क्या आपको लगता है कि जम्मू वालों को कहाँ पर देखना चाहिए? उनके क्या क्योंकि होप्स एंड एस्पिरेशंस तो हर आदमी की होती है, फुलफ़िल ना हो अलग बात है, मगर क्या आपको लगता है कि अभी भी उनको मोराल अपना हाई रखना चाहिए? कोई एक लीडर ऐसा आए जिसको वो देखें, उनको लगे कि हाँ कहीं ना कहीं उनकी बात जो है वो उस पर अमल होगा? लगता क्या है आपको आने वाले दिनों में, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से पॉलिटिकल हालात बन रहे हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज इस समय मैदान में आ रही हैं, शायद इलेक्शन बहुत जल्दी होने वाले हैं, तो क्या आपको लग रहा है लास्ट? देखिए, मुझे तो यही महसूस होता है, अभी मैं काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया पे मैं लोगों के विचार सुन रहा हूँ। लोग खुल के एक बात कह रहे हैं कि भाई अब हम अगली दफ़ा जब वोट डालेंगे हम बड़ी सोच समझ के वोट डालेंगे। मैंने आपको पहले ही कहा, हमारे जम्मू के लोग इतने सादा हैं और ख़ासकर जो हमारे डोगरा लोग हैं इतने सादा हैं कि अगर जुगल किशोर जी वोट मांगने जाते हैं पलामाला में या अखनूर में, लोग कहते हैं आप यहाँ से चले जाइए, हमने वोट आपको नहीं डालना, हमने वोट मोदी जी को डालना है। ठीक है, यहाँ पे सोच लोगों की ये थी सोच पहले, लेकिन आज उसमें थोड़ी सी तब्दीली मैंने देखी है। आज लोग कहते हैं कि अब हम कैंडिडेट देखेंगे, सोचेंगे और फिर वोट डालेंगे। क्यों? लोगों को इज़्ज़त और एहतराम जो है वो मोदी जी का वही बरकरार है, लेकिन लोग जो हमारी लोकल लीडरशिप है उससे काफ़ी बदजन है और ख़ास तौर पर उस पॉलिटिकल पार्टी। मैं आपको बीच में ही रोकना चाहूँगा, मगर क्या आपको लगता है लीडर्स भी वही हैं, नए चेहरे मैदान में नहीं हैं? या तो नए लीडर सामने होते, उनके पास चॉइस होती, अपॉर्चुनिटीज़ होती, क्या लगता है आपको? लीडर्स तो वही हैं, वही चेहरे, शायद एक कॉन्स्टिट्यूंसी से ना लड़ें, दूसरे से लड़ें, तो तब्दीली कैसे आएगी? तब्दीली आएगी, आप देखेंगे नए चेहरे सामने आएंगे, आपको वो लोग नज़र आएंगे जिन्होंने इन मुश्किल हालात में, जिन्होंने जनता के मुद्दे उठाए, जिन्होंने बिना अपने किसी चीज़ की परवाह किए हुए बात की, जिन्होंने जम्मू की इकॉनमी की बात की, जिन्होंने जम्मू के पर्यटन की बात की, जिन्होंने वेस्टेड इंटरेस्ट को एक साइड पर रखकर
जम्मू की बात की, आप देखेंगे लोग उन लोगों को सम्मानित करेंगे और आप देखेंगे एक कुछ नए फेसेस आपके सामने आएंगे जो आपको लगेगा कि रियली जो लोग जम्मू की सही, जिसे मैं कहूँगा कि नुमाइंदगी जो असेंबली में कर पाएंगे, और वो चेहरे बिल्कुल अभी भी आपको सामने नज़र आते हैं किसी न किसी प्लेटफार्म के ऊपर। वो जम्मू के मुद्दे रखते हैं, वो जम्मू की बात रखते हैं। ठीक है, वो किसी पार्टी के साथ शायद वो मुंसलिक हों या नहीं हों, लेकिन अच्छे लोग हर एक जमात में हैं, मैं आपको साफ बात कहूँगा। और बात लोगों को भी मालूम है कि क्या मजबूरियां हैं अभी, लेकिन सबसे बड़ा जो टेस्ट है वो इलेक्शंस है, और इलेक्शन ही एक ऐसा मौका है जब आपको लीडरशिप चेंज करने का भी मौका मिलता है। और एक सिटीज़न के पास ऑप्शन क्या है? आप मुझे एक चीज़ बताइए, आज आप जम्मू की गलियों की हालत देखिए। जम्मू में जो हमारे लो लाइंग एरियाज़ हैं, पिछले 40 सालों से जो ही बारिश होती है वो एरियाज़ पानी में डूब जाते हैं। क्या उनके मुकद्दर में कब वो दिन आएगा? ठीक है, जब एनसी की सरकार थी तब भी हम सुनते थे लो लाइंग एरियाज़ है, जब कांग्रेस थी तब भी हम सुनते थे जी लो लाइंग एरियाज़ है। उसका कोई इलाज नहीं है क्या? आप मुझे एक चीज़ बताइए, हम कब से सुन रहे हैं कि जम्मू में एक आर्टिफिशियल लेक बननी है? वो कब बनेगी? स्मार्ट सिटी भी आपको मालूम है बनने जा रहा है। ठीक है, तो कब तक हम ये लॉफ्टी नारे जो हैं ये सुनते रहेंगे, और ये चीज़ें कब मटीरियलाइज होगी? ये अब मुझे लगता है जब इलेक्शन होगी तो लोग ये तमाम सवालात, ये जो क्वेश्चंस हैं, ये उन लोगों से ज़रूर पूछेंगे जो इन्हीं बातों के ऊपर जम्मू के लोगों का वोट मांगते थे। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट शेख शकील, और इन्होंने बेबाकी से हर क्वेश्चन का आंसर दिया। और उनका कहना है कि जम्मू में जिस तरीके से इस समय पॉलिटिकल हालात हैं और जो सिचुएशन इस समय बनी हुई है वो काफ़ी चिंता का बाइस बनी हुई है, मगर इनको उम्मीद है कि आने वाले इलेक्शंस में नए चेहरे आएंगे, नई उम्मीदें आएंगी। और जम्मू कश्मीर के लिए इनका कहना है कि आने वाले दिनों में एस्पिरेशंस लोगों की हाई हैं और ज़रूर जम्मू के लिए अच्छा होगा। आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।